नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। भारत का सबसे महंगा स्टॉक एमआरएफ। ये एक ऐसा नाम है ना जो मार्केट में हमेशा चर्चा में रहता है। तो चलिए आज इसी की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है उसे देखिए, करीब करीब 1,53,200 रुपए। जी हां, ये एक शेयर की कीमत है। एक बार इस नंबर को देखिए, सोचने वाली बात है ना? कितनी बड़ी रकम है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि भाई एक शेयर की कीमत एक नई नवेली मोटरसाइकिल से भी ज्यादा क्यों है। आज हम सब मिलकर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इसके हर पहलू को एक एक करके खंगालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि क्या ये सच में भारत का सबसे महंगा स्टॉक है। फिर एमआरएफ पर एक क्विक नज़र डालेंगे, इसके मजबूत और कमज़ोर पक्षों को देखेंगे, जानेंगे ये किसके लिए फिट बैठता है, और आखिर में आगे किन चीज़ों पर नज़र रखनी है। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। भारत का सबसे महंगा स्टॉक। देखिए, ये एक ऐसा प्राइस टैग है ना जो हर किसी का ध्यान खींचता है। तो हमारी पड़ताल भी यहीं से शुरू होती है कि आखिर इस कीमत के पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पर। एमआरएफ का एक क्विक स्नैपशॉट लेते हैं। मतलब इस भारी भरकम प्राइस टैग के पीछे जो कंपनी है उसको थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसके नंबर्स क्या कहते हैं। ओके, तो कुछ जरूरी नंबर्स पर नजर डालते हैं। देखिए, बिजनेस तो साफ है, ये भारत की सबसे बड़ी टायर और रबर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। अब इसका 52 हफ्ते का रेंज देखिए जरा। 1,02,000 से लेकर 1,63,000 तक। मतलब इसमें उतार चढ़ाव काफी है, जो स्टॉक का मिजाज बताता है। इसका पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग्स लगभग 35 से 37 के बीच है, और आरओसीई और आरओई जो ये बताते हैं कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर कितना कमा रही है, वो भी काफी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ। सेक्शन 3 एमआरएफ के पक्ष में क्या जाता है। मतलब मार्केट इसे इतनी ऊंची वैल्यू क्यों देता है, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो इसकी खूबियां क्या हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है मार्केट में इसकी लीडरशिप और जबरदस्त ब्रांड वैल्यू। एमआरएफ मतलब टायर इंडस्ट्री का एक भरोसेमंद नाम। दूसरा, इसके फंडामेंटल्स काफी हेल्दी हैं और कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है। तीसरा, ऑटो सेक्टर में जब भी तेजी आएगी तो इसका सीधा सीधा फायदा एमआरएफ को मिलना ही है। और आखिर में इसकी क्वालिटी को देखते हुए कई लोग मानते हैं कि इसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। सेक्शन 4 में हम बात करेंगे उन चीजों की जिन पर ध्यान देना जरूरी है। मतलब इसमें रिस्क क्या क्या है। अब एमआरएफ को लेकर ना मार्केट में हमेशा एक बहस चलती है। एक तरफ लोग कहते हैं भाई एक प्रीमियम कंपनी है तो कीमत तो प्रीमियम होगी ही, और दूसरी तरफ का तर्क है हाँ, लेकिन इसका वैल्यूएशन सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। और सच पूछिए तो यही दो सोच हैं जो इस स्टॉक की पूरी कहानी बयां करती हैं। तो रिस्क क्या है। पहला तो यही कि वैल्यूएशन या तो ठीक ठाक है या थोड़ा महंगा, जिसका मतलब है कि अच्छा रिटर्न तभी मिलेगा जब कंपनी लगातार शानदार परफॉर्म करती रहे। दूसरा, इसका बिजनेस पूरी तरह ऑटो सेक्टर की डिमांड पर टिका है। मतलब इकॉनमी में तेजी आई, गाड़ियां बिकी तो एमआरएफ को फायदा, और अगर मंदी आई तो डिमांड घटी और बिजनेस पर असर पड़ा। और तीसरा, जैसा हमने पहले भी बात की, इसके 52 हफ्ते के रेंज से पता चलता है कि इसमें वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव काफी ज्यादा हो सकता है। तो इन सारी अच्छी और बुरी बातों को मिलाकर देखें तो सवाल उठता है कि आखिर ये स्टॉक किसके लिए है। चलिए सेक्शन 5 में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं वो इन्वेस्टर्स जो लंबी अवधि के लिए क्वालिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब जो एक स्टेबल, अपनी इंडस्ट्री की लीडर और मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनी को अपने पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं। उनके लिए ये एक तरह से ब्लू चिप जैसी होल्डिंग हो सकती है। दूसरा प्रोफाइल है उन लोगों का जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमी के साइकिल से जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत ग्रोथ पोटेंशियल भी ढूंढ रहे हैं। उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हाँ, ये भी जान लेते हैं कि ये किसके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बहुत हाई रिस्क लेकर शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कारी रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। इस स्टॉक में आपको कोई टर्न अराउंड वाली तूफानी तेजी मिलने की संभावना कमी है। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। सेक्शन 6 यानी आगे किन बातों पर नजर रखनी है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके फ्यूचर को तय कर सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ऑटो सेक्टर और टायर्स की डिमांड का ट्रेंड कैसा है। कच्चे माल की कीमतें, खासकर रबर और पेट्रोलियम की, वो किधर जा रही हैं। कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। और हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी और कमोडिटी साइकिल का भी इस पर सीधा असर पड़ता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आज के मार्केट में असली इनाम क्या है। बहुत तेजी से ग्रोथ या फिर हर मुश्किल में टिके रहने की ताकत, यानी रेजिलियंस। एमआरएफ की कहानी देखा जाए तो इसी सवाल का एक बेहतरीन जवाब देती है। इस पर जरूर सोचिएगा।